नमस्कार प्रिय साथियों। आज हम सुरेन हिंदी क्लास में छायावाद की प्रवृत्तियाँ पढ़ते हैं। छायावाद की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं उनका अध्ययन करेंगे। आजकल परीक्षाओं में प्रश्न भी इसी तरह से आते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन छायावाद से संबंधित नहीं है। तो जो चार विकल्प आते हैं उनमें से वो विशेषताएं होती हैं उसकी कि उसकी प्रवृत्तियों से संबंधित प्रश्न जो है आजकल खूब आने लगे हैं। तो पहली विशेषता, पहली प्रवृत्ति जो है वो छायावाद से संबंधित है कि छायावादी काव्य में व्यक्तिकता का प्राधान्य है। व्यक्तिकता का प्राधान्य का मतलब है व्यक्तिवाद की प्रधानता। व्यक्तिवाद भी कह सकते हैं या व्यक्तिकता भी कह सकते हैं, तो ये ध्यान में रखना है। प्रसाद के आंसू तथा पंत के उच्छ्वास में व्यक्तिवादी अभिव्यक्ति के सुंदर निदर्शन हैं। तो जयशंकर प्रसाद का जो आंसू है रचना है और सुमित्रानंद पंत की जो उच्छ्वास रचना है, इनमें व्यक्तिवादी अभिव्यक्ति जो है वो मिलती है। तो पहली विशेषता है, प्रमुख विशेषता है व्यक्तिवाद। व्यक्तिवाद कह दें, व्यक्तिकता कह दें, तो ये इसकी प्रमुख विशेषता है। छायावाद की दूसरी प्रमुख विशेषता है कि छायावाद में कल्पना की अतिशयता है, कल्पना की अधिकता है। छायावाद की कल्पना का संबंध तत्कालीन स्वाधीनता की मानसिकता से है। ये बात भी हमें जो है वो ध्यान में रखनी है कि व्यक्तिवाद के पश्चात जो है छायावाद की दूसरी एक बड़ी विशेषता है कि उसमें कल्पना जो है वो अधिक है। छायावादी काव्य में कल्पना की अतिशयता है। तीसरी प्रमुख विशेषता है कि छायावादी जो काव्य है, छायावादी काव्य में प्रकृति सौंदर्य और प्रेम की व्यंजना है। तो प्रकृति सौंदर्य जो है वो खूब है, क्योंकि सुमित्रानंद पंत ने प्रकृति से संबंधित खूब कविताएं लिखी हैं। प्रकृति का सुकुमार कवि कहलाता है। देखिए, डॉक्टर देवराज ने प्रकृति सौंदर्य को देखकर छायावादी काव्य को प्रकृति काव्य कहा है। यानी छायावादी काव्य में प्रकृति काव्य इतना अधिक है, यानी प्रकृति प्रेम या प्रकृति के सौंदर्य का चित्रण जो है वो एक नारी के रूप में जो है वो चित्रित किया गया है। तो डॉक्टर देवराज ने छायावादी काव्य को उसके प्रकृति सौंदर्य को देखकर प्रकृति काव्य जो है उसकी उपमा भी दी है इसमें। तो छायावादी काव्य में प्रकृति सौंदर्य और प्रेम की व्यंजना जो है वो खूब मिलती है। अगली विशेषता है छायावादी काव्य में जिज्ञासा की भावना है। अब जिज्ञासा की भावना रहस्यवाद में मिलती है, तो इसका मतलब रहस्यवादी काव्य भी छायावादी काव्य में लिखा गया है। तो जिज्ञासा की भावना है, परम सत्य को जानने की इच्छा से रहस्य भावना पैदा होती है। यानी रहस्यवादी काव्य भी छायावादी काव्य के दौरान जो है वो लिखा गया है। पांचवी विशेषता है कि छायावादी काव्य कोमलकांत पदावली का काव्य है। यानी कोमलकांत पदावली से क्या अर्थ है कि इसका अर्थ यह है कि शब्द संयोजन से उसकी काव्य भाषा ध्वनि अनुगुंज उत्पन्न करती है। यानी उसमें काव्य भाषा की अनुगुंज जो है वो सुनाई देती है। तो इसका मतलब कोमलकांत पदावली का प्रयोग जो है वो छायावादी काव्य में हुआ है। छायावादी काव्य का स्वाधीनता आंदोलन से भी गहरा संबंध रहा है। यानी छायावादी काव्य का स्वाधीनता आंदोलन से गहरा संबंध है। वह शक्ति, मंगल और जागरण का काव्य है। इस बात को जरूर ध्यान में रखना है कि छायावादी जो काव्य है वो शक्ति, मंगल और जागरण का काव्य है। यानी उसमें शक्ति काव्य भी है, मंगल यानी किसी का भला करने का भी है, और जागरण यानी जगाने का काम भी करता है। तो शक्ति, मंगल और जागरण का काव्य जो है वो है स्वाधीनता आंदोलन से उसका गहरा संबंध भी है। सातवीं विशेषता है कि छायावादी कवि परिचित वस्तुओं में अपरिचित सौंदर्य देखता है। परिचित वस्तुओं में अपरिचित सौंदर्य जो है वो देखता है। यानी जिस सौंदर्य को सामान्य व्यक्ति नहीं देख सकता है, यानी छोटी छोटी वस्तुओं में भी एक गहरे सौंदर्य की अभिव्यक्ति जो है वो इस छायावादी काव्य में हुआ है। तो ये लाइन भी जो है वो बहुत ही ध्यान में रखने की है कि परिचित वस्तुओं में अपरिचित सौंदर्य
जो है वो कौन से काव्य में मिलता है, तो वो छायावादी काव्य में मिलता है। अब देखिए, छायावादी काव्य भारतीय सर्वोत्तमवाद और अद्वैतवाद से प्रभावित है और इस काव्य पर रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, टैगोर, अरविंद दर्शन का प्रभाव रहा है। यानी ये जो काव्य है इसमें ये भारतीय सर्वोत्तमवाद और अद्वैतवाद से प्रभावित है। इस काव्य के अंदर रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, टैगोर और रविंद्र दर्शन का प्रभाव जो है वो रहा हुआ है। छायावादी काव्य में चित्रात्मक भाषा और लाक्षणिक पदावली का प्रयोग है, ये भी हमें ध्यान में रखना है। चित्रात्मक भाषा और लाक्षणिक पदावली का प्रयोग जो है वो इसमें कोमलकांत पदावली भी है और लाक्षणिक पदावली भी इसमें है। अंतिम विशेषता है इसमें कि छायावादी काव्य में हिंदी के प्राचीन अलंकारों के साथ साथ अंग्रेजी साहित्य के मानवीकरण और विशेषण विपर्य यानी विपर्य अलंकारों का अधिकाधिक प्रयोग भी इसमें मिलता है। तो मानवीकरण का तो हमें पता ही है कि भाई मानवीकरण अलंकार, जहाँ पर प्रकृति के सौंदर्य का चित्रण है वहाँ मानवीकरण अलंकार तो है ही। तो मानवीकरण अलंकार है और विशेषण विपर्य अलंकार का प्रयोग भी जो है वो इसमें किया गया है। ये दोनों ही अंग्रेजी साहित्य के अलंकार हैं। तो ये प्रमुख 10 विशेषताएं थी जिनसे संबंधित प्रश्न जो है वो छायावादी काव्य से संबंधित जो है वो आता है। तो निश्चित रूप से आपको ये पसंद आया होगा। यहाँ तक कि यदि आपने वीडियो देखा है, अच्छा लगा है, तो आगे के वीडियो देखने के लिए आप चैनल से ज़रूर जुड़ें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।